और ये मेरी आज की धारणा नहीं है जी, ये युगों युगों से चली आ रही है। वो शैलेश भैया, एडम ने ईव से पूछा, एडम एंड ईव यानी आदम और हव्वा, दुनिया का पहला पुरुष और पहली महिला। उसने पूछा कि डार्लिंग क्या तुम मुझे प्यार करती हो? ईव ने कहा नहीं। बोला तो मुझसे ब्याह क्यों किया था? बोली मेरे पास चॉइस कहाँ थी। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या दृश्य है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई लड़का लड़की देखने किसी के घर गया हो। मान लीजिए चिराग जैन ये लड़की देखने किसी के घर गया, मम्मी पापा दोनों साथ में हैं और साथ में अपने फूफा जी को भी लाए हैं और लड़कियां तैयार हैं। अब देखते हैं कि ये लड़की पसंद आती है कि नहीं परिवार को। एक मिनट, हाँ। लड़की को भी तो परिवार पसंद आना चाहिए। ये परिवार पसंद नहीं आएगा। ऐसा परिवार कहाँ होगा देश में जहाँ पे फूफा हंसी के मामले में दुनिया का बादशाह है, बवंडर नाम का ससुर है, किरण दुबे नाम की सास है जो मीठा मीठा गाती है और चिराग जैन नाम का लड़का है जो अभी से हास्य कविताएं कर रहा है। ऐसा परिवार कहीं मिलेगा? जरा तालियां बजाइए इस परिवार के लिए। क्या बात है। आपको लड़की पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा भाई। हमारे एक खास मेहमान हमारे बीच में है, उन्हें खुश करना बड़ा जरूरी है, तभी ये रिश्ता तय हो पाएगा। उनका नाम है चमन लाल उखड़ा। जरा तालियां बजाइए चमन लाल उखड़ा जी। आइए। उखड़ा जी नमस्कार। ये चमन लाल उखड़ा साहब हैं। इनके परिवार में इनकी मर्जी के बिना कोई भी रिश्ता नहीं होता है और उखड़ा साहब जब से पैदा हुए हैं उखड़ा जी के जीवन में मुस्कुराहट नहीं है। उखड़ा जी हमेशा पके हुए रहते हैं कि मुझे कई बार लगता है कि ये पैदा नहीं हुए थे, आम के पेड़ से पक के टपक गए थे। हमने देश के 4 बड़े कवियों को इसलिए बुलाया कि अगर आप इनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके तो शायद आज ये रिश्ते की बात तय हो पाए। उखड़ा जी आप जरा यहाँ तशरीफ रखें। पता है मेरे उखड़ा जी के मुखड़े पे कभी स्माइल देखी ही नहीं है मैंने। आज कोशिश करते हैं। जन्म से ही ऐसे हैं, ट्रेनिंग ये जन्म से ही ऐसे। शोक सभा में बड़े व्यस्त रहते होंगे। नहीं ये तो इनको ये जहाँ जाते हैं वहाँ शोक सभा हो जाती है, व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है। तो आइए, आप में से कौन सबसे पहले ट्राई करना चाहता है? मुझे लगता है महिलाएं बड़े सौम्य ढंग से ट्राई करती हैं। तो किरण दुबे जी, अगर आप आके हमारे देश की जनता को और चमन लाल उखड़ा को हंसाए तो इससे बेहतर क्या होगा भाई। किरण दुबे के लिए तालियां बजाइए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? क्या बात है फूफा जी। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? एक मिनट किरण जी, ये आपका लिखा हुआ है? नहीं, ये चिराग फिल्म का गाना है। तो फिर आप क्यों गा रही है? मैं तो इनकी आंखें देख के गाना शुरू कर दिया। वैसे ये गाना जो है ना, ये नकली है। अच्छा, आज के जमाने में असली गाना क्या है वो मैं आपको सुनाइए। चलिए। एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है? क्या बात है, वाह वाह वाह। एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है? माला वोटों की जपे कर्मों से अब ना डरे। इसका जीना इसका मरना सभी कुर्सी के तले। एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है? क्या बात है किरण जी, वाह वाह। आपस के झगड़ों से मिलती नहीं इनको फुर्सत कहाँ। कुर्सी कहीं छिन्ना जाए लगी इनको चिंता यहाँ। एक दूजे से लड़ी कुर्सी के पीछे पड़े। इनका जीना इनका मरना सभी कुर्सी के तले। एक कुर्सी के सिवा
आदत बुरी, किसको गिराए और किसको उठाए ये फितरत बुरी। क्या बात। एक दूजे से मिले, मिलके दल दल में गिरे, इनका जीना इनका मरना सभी कुर्सी के तले। एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किरण जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको इस चीज के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ स्टूडियो में हम सबको हंसाया ये कह के कि एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है, लेकिन इस कुर्सी में जो रखा है वो नहीं हंसा, अफसोस। उखड़ा जी के जीवन में मुस्कुराहट नहीं, लेकिन हमारे पास एक बवंडर है जो इंदौर से आया है, और ये हास्य का बवंडर हम बुलाते हैं माइक पे, सुरेश बवंडर। एक रचना पिछले दिनों हमारे देश में एक प्रोग्राम चल रहा था, प्रौढ़ शिक्षा। यानी कि जो हमारे एल्डरली एज के लोग हैं, जो बचपन में स्कूल में नहीं पढ़े, जो 50-60 साल के हो गए हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया जिसे कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें आप एडमिशन ले सकती हैं। जी। ओके। कि सरकार ने जैसे ही प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलाया, ये खबर सुनते ही बुड्ढों का बचपन लौट आया। अच्छा। गांव-गांव, शहर-शहर स्कूल खोले, हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ शरारती बुड्ढे बोले। अच्छा, शरारती बुड्ढे। तभी शिक्षा अधिकारी बोला, तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को पढ़ाया जाएगा और संपूर्ण राष्ट्र को साक्षर बनाया जाएगा। अरे निरक्षर ये दुनिया छोड़ जाओगे तो क्या ऊपर भी जाके अंगूठा लगाओगे? इसलिए कल से गांव में एक पाठशाला खोली जाएगी और सबको पढ़ाने शहर से एक मैडम आएगी। ओहो, मैडम आएगी। मैडम का सुनते ही बुड्ढों की धड़कनें बढ़ने लगी और एक चालू किस्म के बुड्ढे की दाईं आंख फड़कने लगी। अरुण जैमिनी, ध्यान से सुनो। मुस्कुराते हुए पड़ोसी बुड्ढे से बोला, यार बड़ा मजा आएगा जब मैडम पढ़ाएगी, बचपन तो बचपन, हमारी जवानी भी लौट आएगी। सारे बुड्ढे हसीन सपनों में खो जाने लगे और सबको माधुरी के सपने आने लगे। ओए होए। तो सज सवर के 60 साल का ये बालक पढ़ने को चला। बालक। उसका ये उतावलापन अम्मा जी को खला। पड़ोसन से बोली, देखो इस बुड्ढे की चाल में क्या बागपन छाया है और पढ़ना जरूरी है, इसे 60 साल में समझ आया। बहुत बढ़िया बवंडर जी, क्या बात है। तभी पड़ोसन बोली, हाँ बहन, रामू का बप्पा भी बैरंग स्कूल गया है और बोलेगा क्या खाक, 32 ही तो घर भूल गया। सारे बुड्ढे बैठे थे क्लास में लिए आशा, तभी छा गई निराशा। शिक्षा अधिकारी बोला कि मैडम नहीं आएगी। बुड्ढे बोले, हाय अब हमें कौन पढ़ाएगी? शिक्षा अधिकारी बोला, इस समस्या का समाधान किया जाएगा, फिलहाल तुम्हें नत्थू सरपंच पढ़ाएगा। नत्थू सरपंच। नत्थू सरपंच का नाम सुनते ही बुड्ढे बिचकने लगे, कुछ बुड्ढे सकरी गली से खिसकने लगे। तभी नत्थू सरपंच ने एक अखंड भारत के फटे पुराने नक्शे पे छड़ी रखते हुए एक इंटेलिजेंट बुड्ढे से पूछा, बताओ ये पंजाब है कि सिंध है? वह बोला, सर मैं कैसे बताऊं, मुझे तो मोतियाबिंद। क्या बात है। नत्थू सरपंच ने पूछा, अच्छा बाबा ये तो बताओ कि स्त्री में छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की? वह बोला, सर सीधी सी बात है, यदि स्त्री छोटी होगी तो छोटी ई की लगेगी, नहीं तो बड़ी होगी तो बड़ी ई की लगेगी। नत्थू सरपंच बोला, तुम्हें क्लास से भगा दूंगा, तुम्हारे माथे से साक्षरता की लाइन मिटा दूंगा। बुड्ढे बोले, हमें क्लास से भगा दोगे, हमारे माथे से साक्षरता की लाइन मिटा दोगे, और हम क्लास से भाग जाएंगे तो तुम्हारे प्रौढ़ शिक्षा के प्रोग्राम धरे रह जाएंगे। ये कह के बुड्ढे सटक लिए। नत्थू सरपंच ने हाथ पैर पटक लिए। तभी चाय लेके 10 साल का बालक आया। वह बोला, सर मुझे पढ़ा दीजिए, बदले में भले ही आप चाय के पैसे मत दीजिए। नत्थू सरपंच बोला, बेटा इस क्लास में केवल बुड्ढों को पढ़ाया जाएगा, तेरा नंबर तो 50 साल बाद आएगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या
क्या बात है सुरेश बवंडर साहब, आपने बहुत बहुत बढ़िया रचना पढ़ी, लेकिन आपकी इस खूबसूरत कविता के बाद भी देश हंसा, जनता हंसी, लेकिन अफसोस। एक बाप अपनी बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन गया, बेटी उसे छोड़ने आई थी। बाप गले मिल के बेटी को बड़ा उसको कह रहा था कि नहीं नहीं बेटा चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। उसका माथा चूम रहा था तो एक जवान लड़का उसने कहा अंकल जी ट्रेन निकल जाएगी, आप ट्रेन पकड़ो, ये काम मैं कर लूंगा। तो जीवन में जब जवान इतने इंटेलिजेंट होने लगे तब मुझे लगता है कि चिराग जैन यहाँ आके शायद आपको तो हंसाएंगे ही, उखड़ा जी के चेहरे पे भी मुस्कुराहट लेके आए। चिराग जैन जोरदार तालियों के साथ। भाई लड़की तुझे ही पसंद करनी है तो थोड़ा ढंग से, हाँ, और उखड़ा साहब भी। या नॉट मी, हिम फर्स्ट। मैं ऑलरेडी इन सब चोचलों में काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। दरअसल शादी और मोबाइल के मामले में आदमी की एक सी धारणा होती है कि जितना देरी से करेगा उतना लेटेस्ट मॉडल मिलेगा। और ये मेरी आज की धारणा नहीं है जी, ये युगों युगों से चली आ रही है। वो शैलेश भैया, एडम ने ईव से पूछा, एडम एंड ईव यानी आदम और हव्वा, दुनिया का पहला पुरुष और पहली महिला। उसने पूछा कि डार्लिंग क्या तुम मुझे प्यार करती हो? ईव ने कहा नहीं। बोला तो मुझसे ब्याह क्यों किया था? बोली मेरे पास चॉइस कहाँ थी। मैं भाई साहब को एक बार फिर से प्रणाम कर देता। तुम अपना काम करो। वो दरअसल क्या है जी, मेरे को तो आज ये इनके जो हेयर स्टाइल वगैरह भी है नरभक्षी से लग रहे हैं। नरभक्षियों में भी स्थिति ऐसी है जी, नरभक्षी जो आदमी खा जाते हैं वो, ये आज कभी खाने बैठे हैं। नरभक्षियों की स्थिति ऐसी है, वो एक नरभक्षी अपने बेटे के साथ शिकार पे गया। अच्छा। तो सामने से एक पतली दुबली सी लड़की आ रही थी, तो बेटे ने कहा पापा इसे खा लें? बोले नहीं बेटा, इससे पेट नहीं भरेगा। अच्छा। कुछ है तो है नहीं इसमें। बेटा बेचारा चुप हो गया। थोड़ी आगे गया, एक बहुत ही मोटी आ रही थी, उन्होंने कहा पापा इसे खा लें? बोले इतना खाएगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा। और आगे गए, नेहा जी जैसी कोई आ रही थी। अच्छा। नेहा जी जैसी आ रही थी तो बेटे ने कहा पापा इसे तो खा लें? बोले बेटा आज इसे घर लेके चलेंगे, तेरी मम्मी को खाएंगे। वो एक और बात याद आ गई जी नरभक्षी पे, मुझे मैं हाथ की हाथ बता देना चाहता हूँ जी। आज एक नरभक्षी ने अपनी बीवी से शाम को पूछा, डार्लिंग आज डिनर में क्या बनाया है? बोली आलू गोभी। अच्छा। बोले और कल क्या बनाओगे? बोले ये नहीं हंसा तो आलू चमन लाल। अच्छा, ये स्थिति केवल पुरुषों के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ भी बराबर की स्थिति है। वो मुझे याद है, एक आदमी की लॉटरी निकल गई, उसने अपनी बीवी को फोन किया खुश होके। अच्छा। बोला जानू क्या तुम मेरे साथ पेरिस चलना पसंद करोगी? बोली वो तो ठीक है जानू, लेकिन मैं अपने पति को क्या बताऊंगी? दरअसल क्या होता है नेहा जी, जब लड़का लड़की ढूंढ रहा होता है, बहुत दिनों तक लड़की ढंग की नहीं मिलती तो कुछ कम्मों मिल जाती हैं। हर आदमी की जिंदगी में ऐसी कुछ कम्मों होती हैं जी जी। शादी के बाद जब वो कम्मो मार्केट में बीवी के साथ मिल जाए, हाँ, मतलब आपके साथ बीवी और सामने कम्मो आ जाए, उस स्थिति पर मेरा एक गीत है शैलेश भैया। सुनाइए। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। बीवी लड़ने को तैयार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। ऐसी मिली घड़ी भर कम्मो खड़ी हो गई थाट। बीवी मुंह फेरे लेटी है, घर के रहे न घाट। हम पे पड़ी उतरफा मार, कम्मो मिल गई बीच बाजार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। लड़ने को तैयार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो ने मुस्का कर देखा, बीवी हो गई ढोल। 4 दिनों से बोल रही ना मुंह से मीठो बोल। कम्मो ही बढ़िया थी यार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो ही बढ़िया थी यार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। हाल चाल तक पूछ
कुछ न पाए मुफ्त हुए बदनाम। कम्मो छूटी बीवी रूठी माया मिली न राम। घर से शुरू हो गई वार बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार बीवी लड़ने को तैयार। क्या बात है! भाई वाह 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 चिराग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब दुश्मन देश छोटी छोटी मिसाइलों से अगर न मरे तो परमाणु बम लेके आना चाहिए। और हमारे पास हास्य का एक परमाणु बम है जो हरियाणा से आता है और नाम उनका अरुण जैमिनी है। जरा जोरदार था अरुण जैमिनी। ये क्या किया आपने? ये गेंडा कहाँ से लाए हो आप? नहीं नहीं, तो कभी एक कवित्री को खा चुका है। हाँ नेहा जी, आहा क्या आपने क्या बोला था मेरे को बुलाने से पहले? I appreciated you know. बस ये अंग्रेजी की दिक्कत है हरियाणा के आदमी के साथ। हरियाणा का आदमी तो अंग्रेजी बोलता है तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। अच्छा, वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू डू रहे। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रहे। दूसरा बोला फाइन सू। फाइन सू। एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूँ। भारीनेस? बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवी पन। हैवी पन। हमारी अंग्रेजी ऐसी है, जो बस में एक लड़का खड़ा था, एक लड़की चढ़ी तो लड़की का पैर लड़के के पैर पे रखा गया। अच्छा। तो लड़के का पैर दब गया तो लड़की बोली सॉरी, तो लड़का बोला मेंशन नॉट। अच्छा। लड़की आगे बढ़ गई, पीछे हरियाणा का बूढ़ा चढ़ गया, गलती से उसका पैर भी उस लड़के के पैर पे रखा गया। तो उसने लड़की की देखा देखी कह दी सॉरी। तो लड़का बोला तमीज नहीं, आप देख के नहीं चल सकते, सारा जूता खराब कर दिया, पैंट खराब कर दी, चलने की तमीज नहीं आपको? तो हरियाणा का बूढ़ा बोला क्यों भाई, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी। बहुत अच्छे। अच्छा है। वो बस स्टैंड पे बहुत सारी महिलाएं खड़ी थी, एक बूढ़ा खड़ा था, बस आके रुकी तो कंडक्टर ने सारी महिलाएं तो चढ़ा ली। अच्छा। जैसे ही बूढ़े का नंबर आया हाथ अड़ा दिया, बोला नो मोर। है बोले सारी मोर नहीं है तो चढ़ा ली। अच्छा, मेरा नंबर आया तो नो नो मोर। मोर। बहुत अच्छे। तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है जी। दरअसल क्या है, वो एक बच्चा आया रिपोर्ट कार्ड लेके, हाँ। बड़ा मायूस सा। बाप ने पूछा क्या हुआ? बोले स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लाया हूँ, फेल हो गया। बोले क्यों चिंता कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड ही तो है, कौन सी डीएनए रिपोर्ट है। तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ तो पढ़े नहीं पढ़े वो बराबर ही है मामला, और नहीं पढ़े तो भी कम नहीं है वो। अच्छा। वो एक तो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना और छत पे उपले थापना गोश्त से। जी। उपले उपले समझते हो ना? हाँ। जब गोबर सुखाते हैं उसका ईंधन बनता है जो चूल्हे में डालते हैं, उससे ग्रामीण भाषा में उपले कहा जाता है। Okay. और ग्रामीण में गोश्त से कहा जाए। जी। गोबर। गोबर तो ये बैठा है। आप हंसाने की जगह गुस्सा कर देंगे। क्या करूं भैया, अब जाकर अगर हंस नहीं रहा तो मैं क्या करूं बताओ। ये गोबर ईंधन बनकर तुम में आग भी लगा सकता है। आगे हाँ। बोलो। उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना, छत पे उपले थापना। हाँ। बड़ा हुआ तो लड़की वाले रिश्ते के लिए आए, तो लड़की के बाप ने लड़के के बाप से एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले जी लड़का कितना पढ़ा लिखा है? बोले तुम पढ़े लिखे की बात कर रहे हो, उसके ऑटोग्राफ छत पे सूख रहे हैं। ऑटोग्राफ। एक कविता आपको सुनाता हूँ। जी। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि जेल में मिलती हैं सुविधाएं आलीशान। अच्छा। देखने को रंगीन टीवी, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं और खाने को मिलते हैं एक से एक बढ़िया पकवान। ये पढ़कर मुझ बेरोजगार को लगा कि यहाँ तो मिलती है 5 स्टार सुविधाएं। अच्छा। नौकरी ढूंढने से तो अच्छा है किसी तरह जेल ही चला जाए। अब मुझे दिन में रात में गर्मी सर्दी बरसात में कश्मीर की वादियों की जगह जेल के हसीन रंगीन दिलकश सपने आने लगे। ओहो, जेल के सपने रोज रोज लुभाने लगे। मेरी आत्मा मुझे बार बार कचोटती, मूर्ख कवि सम्मेलन में चला जाता है, इससे तो जेल क्यों नहीं हुआ था। बहुत अच्छे। जेल जाने की धुन में मैं इस कदर बीमार पड़ गया, मलेरिया की जगह जलेरिया में जकड़ गया। जलेरिया, वे बहुत अच्छे। इस अवस्था में मैं घर पर भी कैदियों वाले कपड़े पहनने लगा। अच्छा। और घर की खिड़की के सीखचों पर बैठने लगा। अच्छा। जब भी कोई मेहमान मिलने आया मुझे ऐसा लगा जैसे जेल में कोई मिलाई करने आया। जब बात हद से आगे बढ़ गई
तो मेरे पैरों की जोड़ी तिहाड़ जेल की ओर बढ़ गई। अच्छा। मैंने वहां देखा एक कैदी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा रसमलाई खा रहा था और एक पुलिस वाला उसके पांव दबा रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और साथ साथ गिड़गिड़ा रहा था, भाग जा मेरे बाप, कब तक हमारी छाती पर मूंग दलेगा? 40 किलो से 80 किलो का तो हो गया, और कितना पलेगा? कैदी मुस्कुराया, बोला ज्यादा मत बड़बड़ाओ, जाओ हमारे लिए एक जोड़ा पान लेकर आओ। अच्छा। सिपाही के जाते ही मैंने कैदी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महान आत्मा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी जेल जाने की हार्दिक इच्छा है, इन चरणों में जगह दी, कोई उपाय बताइए, किसी भी तरह से सही मुझे जेल ले आइए। कैदी पिंगला, तो जेल में आएगा, मिठाइयाँ और पकवान खाएगा, ऐसा कर किसी की टांग तोड़ दे, अच्छा, या कोई लड़की छेड़ दे। हाँ। ये ब्रह्म वाक्य लेकर मैं वापस घर आया। एक दिन मैंने एक आवारा लड़के की टांग तोड़ दी। हाँ, अब जेल जाना पक्का। और घर पर आकर करने लगा इंतजार कि पुलिस वाले अब आएं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मोहल्ला सुधार समिति के कुछ सदस्य आए। अच्छा। बोले, आपने उस आवारा की टांग तोड़ी, धन्यवाद। अच्छा। हम सार्वजनिक रूप से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, हाँ। और इस पुण्य कार्य के लिए आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं। बहुत अच्छे। अभिनंदन के एक हफ्ते बाद वही आवारा लड़का मेरे घर आया। अच्छा। और मिठाई का डिब्बा मेरे हाथ में थमाया। बोले, आपसे मिलकर तो मेरी जिंदगी बदल गई, आपने उस दिन टांग तोड़कर मुझे विकलांग किया और इस चक्कर में मुझे नौकरी मिल गई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा अब अगला उपाय क्या जाए, बस में किसी लड़की को ही छेड़ दिया जाए। बस में लड़की को छेड़ दिया जाए। तो बस में घुसते ही मैंने एक सुंदर कन्या की तरफ आंख चलाई। वो कुछ नहीं बोली तो हमने उसकी उंगली दबाई। कहा? लेकिन वो तो कमाल थी, उसने अपनी उंगली नहीं हटाई। अच्छा। उंगली से हम थोड़ा और आगे बढ़े तो 2 पुलिस वाले हमारे सिर पर आ चढ़े। बोले, शर्म नहीं आती, सरेआम लड़की को छेड़ते हो, अपनी उंगली उसकी उंगली से भेड़ते हो। तभी तीसरे पुलिस वाले ने टोका, अबे रहने दे, सस्पेंड कर देगा दरोगा, सरेआम लड़की छेड़ रहा है, जरूर किसी बड़े बाप का बेटा होगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। पहला बोला, नौकरी गई भाड़ में, ये बड़े बाप के बेटे ऐसा ही करते हैं शराफत की आड़ में। क्या बात है। ये बड़े बाप के बेटे ऐसा ही करते हैं शराफत की आड़ में। लड़की दरअसल छिड़ी ही नहीं थी। अच्छा। उंगली उसकी उंगली से भिड़ी नहीं थी, इसलिए वो बीच में पुलिस वाले से बोली, भाई साहब क्यों इतने हैंडसम लड़के को बदनाम करते हैं? बहुत अच्छे। क्यों इतने हैंडसम लड़के को बदनाम करते हैं? इन्होंने तो मुझे छेड़ा ही नहीं। उस लड़की को छेड़ना मुझे और सता गया, क्योंकि शाम को ही उसका बाप घर पर रिश्ता लेके आ गया। एक दिन मैंने एक महिला का पर्स चुराया। अच्छा। और भागा भागा पुलिस स्टेशन आया। वह महिला वहीं बैठी पाई, और जैसे ही उसने पर्स चोरी जाने की रिपोर्ट लिखाई, मैंने पर्स को थानेदार के आगे सरकाया और हथकड़ी लगवाने की मुद्रा में अपने हाथों को आगे बढ़ाया। पुलिस वाले ने मेरे हाथों को झड़क दिया। मुफ्त में जेल जाना चाहता है। हाँ, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया पंक्ति है। मुफ्त में जेल जाना चाहता है। इतना कहकर उसने एक फोन मिलाया और अपने साले को थाने में बुलवाया, मुझे 2 डंडे मारकर वापस भिजवा दिया, और पर्स चुराने के आरोप में उस साले ने अपने साले को अंदर करवा दिया। क्या बात है, वाह। अब आप ही लोगों से कुछ उम्मीद है। इतना क्वालिफाइड अपराधी, इतना जेन्युइन अपराधी खुलेआम घूम रहा है, जेल जाने के लिए कोई सोर्स ढूंढ रहा है। अब आप ही कोई उपाय बताओ, हो सके तो कोई सोर्स भिड़वाओ, और किसी भी तरह से सही मुझे आप जेल तो भिजवाओ। क्या बात है, वाह वाह। वैसे आप भी क्या उपाय बताओगे? अगर आपके पास ही कुछ उपाय होते तो आप ये कविता घर पर नहीं बल्कि जेल में रंगीन टीवी पे देख रहे होते। क्या बात है, बहुत 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 अच्छा। जेल का हाल ऐसा ही होता है। जेल में आदमी गिरफ्तार होने की मंशा, एक आदमी दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन आया, पुलिस मेरे को गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी को लकड़ी से मारा। तो बोले, क्या मर गई? बोले, मर नहीं गई, बच गई, पीछे आ रही है, मुझे गिरफ्तार कर लो। तो आदमी अगर गिरफ्तार होना चाहे तो भी नहीं हो पाता। लेकिन क्या कविता सुनाई आपने। Actually. सारा देश हंसा और सारी जनता हंसी, लेकिन चमनलाल उखड़ा नहीं हंसा। अरुण जी, अर्ज किया है आहा, आपने की इतनी अच्छी शायरी, आहा, हंसी इसकी मायरी, अंकल बोले हाय हाय री।
हंसा, अबे हंसा, अबे हंसा, अबे हंसा, अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, बधाई हो, हंसा, अरे हंस गया, क्या बात है, क्या बात है। माफ कीजिएगा कि हमने आपको कहाँ फंसा दिया। देश के बड़े बड़े दिग्गज जो न कर सके, दो कौड़ी की शायरी ने आपको हंसा दिया। बड़ौदा की गोद से हम ऐसे शायर को, एक ऐसे अजीम नाम को आपके समक्ष आज बुलाना चाहते हैं, जिन्होंने न केवल उर्दू में अपनी रचनाएं की, गजल कहीं, शेर कहे, बल्कि गुजराती में भी बहुत सारे शेर उन्होंने खूबसूरत कहे। जब वो यहाँ खड़े होंगे और अपने शेर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे वाह वाह, क्या बात है। आइए हम मिलते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान, हमारे खलील धनतेजवी साहब। स्वागत है। चार हल्की फुल्की प्यार बनती है कि जी अता हो। हर घड़ी हर पल नया अंदाज दिखलाती अदा, हर घड़ी हर पल नया अंदाज दिखलाती अदा, गुनगुनाती मुस्कुराती झूमती गाती अदा। और इस अदा पर हम खलील अब कैसे पहचाने उन्हें, चाल में पंजाबियत बातों में गुजराती अदा। क्या बात है। चार मिसरे और सुनिए कि जी इरशाद। चोट पर चोट सही, मुंह से कुछ कहा ही नहीं। वाह। चोट पर चोट सही, मुंह से कुछ कहा ही नहीं। हाँ मगर ये न समझना कि दिल दुखा ही नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। चोट पर चोट सही, वाह 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 वाह। जो हुआ वो किसी अखबार में छपा ही नहीं, और जो छप गया ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात है वाह, बहुत बढ़िया खलील साहब, क्या बात है। कभी हंसा के गया और कभी रुला के गया, गरज के वो मुझे हर तरह आजमा के गया। वाह। कभी हंसा के गया फिर कभी रुला के गया, गरज के वो मुझे हर तरह आजमा के गया। मैं अपने मुंह से बड़ी बात तो नहीं करता, यहाँ का जिल्ले इलाही भी घर पे आके गया। क्या बात है। मैं अपने मुंह से बड़ी बात तो नहीं करता। और गजब तो ये कि उजालों की सल्तनत वाला, गजब तो ये कि उजालों की सल्तनत वाला, उजालों की सल्तनत वाला मेरे चिराग से अपना दिया जला के गया। क्या बात। गजब तो ये कि उजालों की सल्तनत बहुत वाला। अच्छे। गजल के चंद शेर देखे, एक ने बोला जोर से बोलो, दूजा बोला धीरे बोल। एक ने बोला जोर से बोलो, दूजा बोला धीरे बोल। फिर मुझको समझाने आया पूरा टोला, धीरे बोल। रात का सन्नाटा कहता है परी उतरने वाली है। वाह। रात का सन्नाटा कहता है परी उतरने वाली है। हो सकता है यहीं पे उतरे उड़न खटोला, धीरे बोल। हो सकता है यहीं पे उतरे, हो सकता है यहीं पे उतरे उड़न खटोला, धीरे बोल। और आंधी भी कुछ दूर हवा का भेष बदल कर बैठी है। आंधी भी कुछ दूर हवा का भेष बदल कर बैठी है। तू क्या जाने किसने पहना किसका चोला, धीरे बोल। तू क्या जाने किसने पहना किसका चोला, धीरे बोल। और देख हवा का झोंका है या सचमुच कोई आया है। देख हवा का झोंका है या सचमुच कोई आया है। देख किसी ने दरवाजे का जिस्म टटोला, धीरे बोल। किसी ने दरवाजे का जिस्म टटोला, धीरे बोल। और धीरे से कहता हूँ धीरे बोल मगर सुनता ही नहीं। अच्छा। धीरे से कहता हूँ धीरे बोल मगर सुनता ही नहीं। आखिर मैं भी चिल्लाया और जोर से बोला, धीरे बोल। क्या बात है, बहुत बढ़िया शेर है। और एक गजल के कहना कि क्या हुआ अगर जागने की ठान ली और सो गए। क्या हुआ अगर जागने की ठान ली और सो गए, नींद अपनी थी उसे पहचान ली और सो गए। और घर का दरवाजा खुला था सो खुला ही रह गया। हमने बेफिक्री की चादर तान ली और सो गए। क्या बात है। कितनी अच्छी रत जगह की रात आई थी मगर, कितनी अच्छी रत जगह की रात आई थी मगर, हमने तन्हाई की नीयत जान ली और सो गए। क्या बात है। कितनी अच्छी रत जगह और सो गए। और एक दो बोसे हवा में बेचकर उनकी तरफ, एक दो बोसे हवा में बेचकर उनकी तरफ, उनसे हमने हल्की सी मुस्कान ली और सो गए। क्या बात है। और रात जागोगे तो दिन में टूट जाओगे खलील,
रात जागोगे तो दिन रात में जागोगे। टूट जाओगे खलील। रात जागोगे तो दिन में टूट जाओगे खलील। बात सच्ची थी सो हमने मान ली और सो गए। हाय हाय, क्या बात है। और सो गए चंद्रशेखर के जी, उसका क्या? दिल तो आखिर दिल ही ठहरा, कहीं भी भटके उसका क्या। दिल तो आखिर दिल ही ठहरा, दिल तो आखिर दिल ही ठहरा, कहीं भी भटके उसका क्या? उसका क्या। शहर में मेरी बदनामी के होंगे चर्चे, उसका क्या। उसका क्या? क्या बात है। और तुमने तो रो रो के दुपट्टे पानी पानी कर डाले। हाय हाय। तुमने तो रो रो के दुपट्टे पानी पानी कर डाले, और हम भी दिल को थाम के रोए चुपके चुपके, उसका क्या? क्या बात है। सुबह की सारी किरणें उसने अपने नाम पे लिखवा ली। अच्छा। सुबह की सारी किरणें उसने अपने नाम पे लिखवा ली। हम भी सारी रात गए तक जागते बैठे, उसका क्या। आहा। और तूने जिनके नाम बताए वो तो खैर ऐसे ही थे। तूने जिनके नाम बताए वो तो खैर ऐसे ही थे। कुछ लोगों ने तेरे हाथ में पत्थर देखे, उसका क्या। और सबको हमारा रहन सहन और खाना पीना दिखता है। सबको हमारा रहन सहन और खाना पीना दिखता है। सबको हमारा रहन सहन और खाना पीना दिखता है। अरे हमने अपने कच्चे पक्के सपने बेचे, उसका क्या। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या शेर है भाई, वाह वाह। खलील साहब, आपकी उर्दू हिंदी पे पकड़ है। आप गुजरात के गौरववान और गुणवान शायर है। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અહીંયા આવવા માટે। તમે કાંઈ ગુજરાતીમાં બે શબ્દો કહો તો અમારી જનતા ખૂબ પ્રસન્ન થશે। हाँ, एक मतला और 2-3 शेर सुना देंगे तो क्या बात है। તમારા ઘરના દીવા રાતે રસ્તામાં હતા કે શું। अच्छा। તમારા ઘરના દીવા રાતે રસ્તામાં હતા કે શું। પવન ફંટાઈ જશે એ ભરોસામાં હતા કે શું। आहा, क्या बात है। અને ઘરે પહોંચો તો દરવાજાએ પૂછ્યું ક્યાંથી આવો છો। अच्छा, ઘરે પહોંચો तो दरवाजे તો દરવાજાએ પૂછ્યું ક્યાંથી આવો છો। સુગંધ આ શેની છે, સાંજે બગીચામાં હતા કે શું। आहा, आहा, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। અને તમારા દિલના ધબકારા અજાણ્યા કેમ લાગે છે। हाँ, વાહ વાહ। તમારા દિલના ધબકારા અજાણ્યા કેમ લાગે છે। તમે પણ કાલે તરણેતરના મેળામાં હતા કે हाय શું। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। खलील धनतेजवी साहब, बड़ौदा के एक शायर जो सिर्फ गुजरात के शायर नहीं है, सारे हिंदुस्तान के शायर हैं। और यकीन मानिए जब ऐसा कोई शायर इस मंच पे आता है तो वाह वाह क्या बात है का फर्ज है, कर्तव्य है कि हम उस शायर का सम्मान करें। आज मिलकर हम सम्मानित कर रहे हैं खलील धनतेजवी साहब को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। हमने हमारे बाबा क्या बात है में एक नई परंपरा का आरंभ किया है जिसका नाम है शुभारंभ। तो इस परंपरा को आज आगे बढ़ाते हुए हम बुला रहे हैं दुर्गेश दुबे जी को। दुर्गेश जी, जब मैंने आपका नाम लिया तो मेरे साथ सबको लगा होगा कि कोई बड़े बुजुर्ग इंसान आ रहे हैं, पर इतनी छोटी उम्र में आपका इतना बड़ा शुभारंभ, क्या बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। एक बहुत छोटा सा गीत रखता हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। कि दीवाना बना मैं दीवाना, दीवाना बना मैं दीवाना, वो पहली नजर में नजर का मिलाना, वो पहली नजर में नजर का मिलाना, तेरा मुस्कुरा के वो पल के झुकाना, मेरे पूछने पर तेरा कुछ न कहना,
अपनी कविता का शुभारंभ वाह वाह क्या बात है के मंच पे किया। थैंक यू सो मच। भाई यकीन मानिए, मेरा ख्याल से वाराणसी के रहने वाले दुर्गेश दुबे जो इस वक्त यहाँ आके कविता पढ़ के गए, उनके मन में जितनी खुशी होगी उससे बयान नहीं किया जा सकता। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी गिनती हो नहीं सकती और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी गिनती की नहीं जानी चाहिए। वाह वाह क्या बात है में आपके घरों में कितने ठहाके लगते हैं, इसकी गिनती मत करिए, हंसते रहिए। हमने कसम खा रखी है कि आपके घरों में समस्याओं को आने नहीं देंगे, चिंताओं को घुसने नहीं देंगे, आपके दरवाजों पे टेंशन कभी दस्तक नहीं देगा, क्योंकि जब तक हम हैं आपकी हंसी में बहुत दम है और हम सब मिलके चाहे दिन हो या रात हो कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।